धर्मपुर गांव का किसान सुभाष अपनी पत्नी रेखा के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा था। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने खेतों में तरह तरह के सुगंधित फूलों की खेती किया करते थे और उन फूलों से परफ्यूम बनाकर बेचा करते थे, जिससे उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। उनकी तरक्की देखकर गांव का मुखिया जसवंत जल भुन जाया करता था। सुभाष की कामयाबी देखकर जसवंत कहता है, मैं इस गांव का मुखिया, इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ और ये सुभाष तो मेरी बराबरी करना चाह रहा है। अब से मैं भी परफ्यूम की फसल की खेती करूँगा और उस सुभाष को तो मैं फसल उगाने ही नहीं दूंगा। वो कैसे मालिक? ये कैसे संभव होगा? ये लो, इस बोतल में जहरीली दवा है, जाकर डाल दो सुभाष के खेतों में। इसके बाद फसल तो क्या बल्कि उसकी जमीन भी बंजर हो जाएगी। आधी रात को जसवंत का नौकर रामू सुभाष के खेतों में जाकर जहरीली दवा डाल देता है और उसकी सारी फसल को बर्बाद कर देता है। अगले दिन सवेरे जब सुभाष अपने खेतों पर आता है तो अपनी फसल को बर्बाद देखकर बहुत दुखी होता है। पता नहीं रेखा, हमारी फसल को किसकी नजर लग गई? सूखी लकड़ियों के अलावा खेत में कुछ भी फसल नहीं हो रही। फूलों की सारी फसल खराब हो रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है जी? हमने तो खेतों में कीटनाशक दवाइयाँ भी डाली थी, लेकिन फिर भी हमारी फसल खराब हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, आज मैं अकेले ही खेत पर जाता हूँ और कुछ बीज बोकर आता हूँ। इतना कहकर सुभाष अपने खेत में जाता है और दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद बीज बोकर रात को घर वापस आता है। सुभाष के घर पहुंचने के बाद रामू फिर से उसके खेतों में जाकर जहरीली दवाई का छिड़काव कर देता है, जिससे उसकी फसल फिर खराब हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे सुभाष की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। अब उनके घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे हालात में सुभाष गाँव के सेठ धनपत से कुछ पैसे उधार लेने जाता है। मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। घर में राशन पानी सब खत्म हो चुका है। मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। ये लो, पूरे 10,000 हैं, लेकिन हाँ, सूद समेत पूरे 12,000 वापस लूंगा। हाँ जी मालिक। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुभाष और रेखा अपने बंजर खेतों में बैठे हुए थे। अपने खेतों को बंजर देखकर वो दुखी मन से धरती माँ को याद करते हैं और उनसे अपनी मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे माँ, हमने सदैव सच्चे मन से आपकी प्रार्थना की है और हर साल नवरात्रों पर आपको अपनी फसल के फूलों का सुगंधित इत्र ही अर्पित किया है और इस बार भी हमारी यही इच्छा है कि हम अपनी फसल का परफ्यूम ही आपको अर्पित करें। हे माँ जगत जननी, मैंने तेरी हमेशा ही सेवा की है। हे माँ, अब तेरा ही आसरा है। हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल माँ, हमारी परेशानियों को दूर कर माँ। और तभी वहाँ धरती माँ प्रकट हो जाती है और कहती है, पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने हमेशा ही मेरी सेवा की है और मुझे याद किया है। यह लो बीज और अपने सारे खेतों में इन्हें डाल दो। अब से तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। इसके बाद दोनों अपने सारे खेतों में बीजों को डाल देते हैं और अगले दिन सुबह जब अपने खेतों में आते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। उनका पूरा खेत परफ्यूम की खेती से भरा पड़ा था। हर जगह अलग अलग खुशबूदार परफ्यूम की शीशी लटकी हुई थी। हे माँ, तेरी जय हो, तूने तो हमें धन्य कर दिया माँ। ये नजारा देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। तभी रेखा परफ्यूम की एक बोतल निकालती है और उसकी सुगंध से तो मंत्रमुग्ध हो जाती है। परफ्यूम की इतनी अच्छी महक तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाद तो मानो सुभाष और रेखा की लॉटरी लग गई। हर जगह उन्हीं के परफ्यूम के चर्चे होने लगे। शहर की बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां सुभाष को आकर ऑर्डर देने लगी। सुभाष की एक बार फिर से इतनी तरक्की देखकर मुखिया जसवंत जल भुन जाता है और अपने नौकर से कहता है, अरे रामू, लगता है एक बार फिर सुभाष को उसकी औकात दिखाने का समय आ गया। पर वो कैसे मालिक? अगर हम उसके खेत से फसल उखाड़ कर फेंक सकते हैं तो फसल में से परफ्यूम की बोतल भी तो चोरी कर सकते हैं। क्या मतलब मालिक? मतलब ये कि आज रात ही हम उसके खेत में चोरी करेंगे, फिर उसकी सारी परफ्यूम की बोतल तोड़कर हम अपने ट्रक में डाल लेंगे और शहर जाकर रातों रात बेच आएंगे। उसके बाद उसके खेतों में आग लगा देंगे। हम एक बार फिर अमीर हो जाएंगे और वो फकीर।
आधी रात होते ही जसवंत रामू के खेतों में पहुंच जाता है और परफ्यूम की शीशी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो शीशी टूटती ही नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? ये बोतल निकल क्यों नहीं रही? अरे रामू, जरा तू निकाल तो। अरे ये कैसी फसल है मालिक, ये बोतल तो निकल ही नहीं रही। न जाने कौन सा जादू टोना करके रखा है सुभाष ने खेत में। अब क्या करें मालिक? करना क्या है? अगर ये परफ्यूम की बोतल हमारी नहीं हो सकती तो सुभाष की भी नहीं होगी। पर वो कैसे मालिक? और तभी जसवंत एक बड़ा सा डंडा उठाता है और जोर जोर से परफ्यूम की बोतल पर मारने लगता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस मोटे डंडे से भी बोतल नहीं टूटती। फिर वो पत्थर लेकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर से भी नहीं टूटती। और तभी अपनी गाड़ी से गुजर रहा सेठ धनपत भी वहाँ पहुँच जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? जी कुछ नहीं, हमें लगता है सुभाष की फसल फिर खराब हो गई है। हम वही चेक कर रहे थे। हम दोनों से तो ये बोतल नहीं निकल रही, जरा आप कोशिश कीजिए। तभी सेठ धनपत भी परफ्यूम की बोतल निकालने की कोशिश करता है, पर उससे भी नहीं निकलती। और कुछ ही देर में वहाँ सुभाष और रेखा भी आ जाते हैं। अरे सुभाष, मुझे लगता है तुम्हारी फसल फिर खराब हो गई। ये कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? हाँ देखो तो, ये बोतल इस फसल से अलग ही नहीं हो रही। फिर जैसे ही रेखा और सुभाष परफ्यूम की बोतल तोड़ते हैं तो वो आसानी से उनके हाथ में आ जाती है। ये चमत्कार देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब मुझे सारा माजरा समझ आ गया। इसका मतलब कि इन परफ्यूम की बोतलों को सिर्फ इसके मालिक सुभाष और रेखा ही तोड़ सकते हैं। अगर और कोई कोशिश करेगा तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। सेठ धनपत का कहना बिल्कुल सही था। अब सुभाष को ना तो खेत की रखवाली करने की जरूरत पड़ती और ना ही बीज बोने की। धीरे धीरे सुभाष का व्यापार देश विदेश में फैल जाता है और वो दिन प्रतिदिन अमीर और अमीर होता जाता है।